समय की आप बड़ी खबर देख रहे हैं, महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र सरकार के फैसले से जुड़ी हुई है। स्पीकर राहुल नार्वेकर अपना जो फैसला है वो पढ़ रहे हैं। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि मैं चुनाव आयोग के फैसले से बाहर नहीं जा सकता, ये राहुल नार्वेकर का कहना है। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में शिंदे गुट असली शिवसेना है, उनका ये कहना है। तो ये इस समय अपना जो पूरा जजमेंट है वो पढ़ रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो 1999 का जो संविधान था शिवसेना का वो मान्य होगा, जो 2018 का था संशोधित था वो मान्य नहीं होगा, ये राहुल नार्वेकर का कहना है। आपको जानते हैं ये पूरा जो मामला ऐसा था, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो स्पीकर है क्यों उसने अपना फैसला इतनी देर से लंबित रखा हुआ है। तो आज राहुल नार्वेकर सुना रहे हैं और उस शिंदे गुट को एक तरह से असली शिवसेना बता रहे हैं। तो महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा है कि चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। शिवसेना के 2018 के संशोधित संविधान को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि ये भारत के चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में है ही नहीं। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार मैंने वैध संविधान के रूप में शिवसेना के 1999 के संविधान को ध्यान में रखा है। तो 16 विधायकों की अयोग्यता पर महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर अपना फैसला पढ़कर सुना रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिवसेना का 1999 का संविधान मान्य है। 1999 में संविधान पर दोनों पक्षों को भरोसा था, स्पीकर ने कहा। चुनाव आयोग के सामने पेश संविधान ही मान्य है, स्पीकर का कहना रहा है। उन्होंने ये कहा है कि जो उन्होंने वो ठुकराया 2018 का जो संशोधित संविधान था। और एक ये महत्वपूर्ण बात भी सामने आई है कि इस पे उनका ये कहना है कि शिवसेना में जो प्रमुख है, पक्ष प्रमुख है, वो फैसले नहीं ले सकते। जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसके साथ मिलकर ही फैसले लिए जा सकते हैं। तो ये एक तरह से उद्धव गुट की बड़ी शिकस्त है और श्रीकांत शिंदे सरकार जो है उसके लिए बड़ी जीत मानी जा रही है। हमारे सहयोगी हमारे साथ सुनील सिंह मौजूद हैं। सुनील, तो अपने आप में एक तरह से रुख तो साफ हो गया है कि जो शिंदे गुट है वही असली शिवसेना है। बिल्कुल निधि, रुख वैसे देखा जाए तो पहले से साफ था। जैसे एकनाथ शिंदे ने दोपहर में मीडिया से बात करते हुए बताया था और बिल्कुल वही निकला जैसा कि माना जा रहा था कि जो है चुनाव आयोग का जो फैसला रहा है पार्टी के बंटवारे में, चुनाव चिन्ह और पार्टी चूंकि उनको दे गई तो वही फैसला आधार माना जाएगा। और बिल्कुल उसी फैसले को हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आधार मानते हुए विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो अपना फैसला सुना रहे हैं। लगभग 5:20 को उन्होंने शुरू किया था फैसला पढ़ना और अभी भी पढ़ रहे हैं वो फैसला। और उसमें जो अब तक का लबोलुआब निकल कर ये आया है कि शिवसेना ने जो उद्धव ठाकरे गुट ने जो दावा किया था कि 2018 में उनके संविधान में संशोधन हुआ था वो इलेक्शन कमिश्नर के यानी चुनाव आयोग के पास नहीं है, यानी वो अमान्य कर दिया गया है। तो उन्होंने 1999 का जो पुराना संविधान है शिवसेना का वही माना है। और उसमें जो था, जो सबसे बड़ी बात उन्होंने इंगित की है वो ये है कि उसमें शिवसेना के जो पार्टी प्रमुख हैं उनको शिवसेना प्रमुख कहा जाता था, जबकि 2018 में ये पक्ष प्रमुख बनाया गया। तो चूंकि शिवसेना प्रमुख ही पार्टी का सर्वोच्च है और वही उन्हीं को अधिकार था कि जो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अगर कोई फैसला होता है, कार्य समिति कुछ फैसला लेती है तो उसे वो बदल सकते थे। तो वो चूंकि अभी है नहीं और पक्ष प्रमुख जो हैं उनको वो अधिकार नहीं है क्योंकि उसका संशोधन मान्य नहीं रहा। लिहाजा जो भी फैसला एकनाथ शिंदे के साथियों ने जो लिया उसको पलटने का अधिकार कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे को नहीं था। और ये बात और उन्होंने जब इसकी सुनवाई के दौरान जो पक्ष रखना चाहिए था वो भी सब अपने दस्तावेज पेश नहीं कर पाए या अपने पक्ष ठीक से नहीं रख पाए। तो अभी तक का लबोलुआब है कि इस पूरे मामले में एकनाथ शिंदे गुट का जो पलड़ा है वो भारी होता दिखाई पड़ रहा है और कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे जो है यूबीटी जिन्होंने कहा है वो कहीं न कहीं कमज़ोर होता दिखाई पड़ रहा है। तो फैसला अभी आना बाकी है, लेकिन उसका संकेत हमें साफ यहाँ पर मिल रहा है, दिखाई पड़ रहा है कि क्या हो सकता है फैसला। बिल्कुल, ये संकेत साफ मिल रहे हैं। और चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में शिंदे गुट ही असली शिवसेना है, ये उन्होंने कहा। साथ ही ये भी एक चीज कही कि बाला साहब की वसीयत पार्टी की वसीयत नहीं है, सिर्फ ठाकरे को नापसंद इसलिए शिंदे को नहीं हटा सकते, ये भी एक भाव सामने रखा गया। जी बिल्कुल, ये एक तरह से हम इसे कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन या टिप्पणी के तौर पर इसे ले सकते हैं, क्योंकि जो वसीयत है पार्टी जो है वो संविधान से चलती है और उसको तो चुनाव आयोग में उसे देना होता है और चुनाव आयोग उस चीज़ों को अपनी तरफ से एक तरह से हम कह सकते हैं कि पुष्टि करता है। तो यहाँ पर जो संविधान जो देना चाहिए था पार्टी में, जो संशोधन किया गया 2018 में और उद्धव ठाकरे को पक्ष प्रमुख बनाया गया, तो वो जो है परिवर्तन वो देना वहाँ पर चाहिए था, जो कि दिया नहीं गया था। लिहाजा उसे वो मान नहीं रहे हैं। और चूँकि संविधान का जो संशोधन है वही मान नहीं हुआ पार्टी का, तो जो पार्टी की जो पदाधिकारी में जो सूची होती है वो जो
उसमें भी जो है कि उसको मान्य नहीं किया गया, जो सब 1999 का माना जा रहा है। लिहाजा यही वजह है कि जो पढ़ रहे हैं अब तक जो जानकारी उभर कर आ रही है कि एकनाथ शिंदे ग्रुप ने जब फैसला लिया, कार्यकारिणी समिति बुलाई, बैठे, उन्होंने अपने आप को नेता चुन लिया, तो उस फैसले को पलटने का अधिकार उद्धव ठाकरे को नहीं है, क्योंकि जो पार्टी पोजीशन जो थी, जिसको अधिकार था, वो पद जो है कि रिक्त पड़ा हुआ था, एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि वो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे थे, जो कि स्वर्गवासी हो चुके हैं। तो वहाँ पर कोई पद नहीं था, ये कहीं ना कहीं एक संदर्भ निकल कर आ रहा है। और पक्ष प्रमुख जो को वो अधिकार नहीं था, इसलिए उद्धव ठाकरे का लिया वो फैसला मान्य नहीं किया जा सकता। ये एक तरह से उनका साफ तौर पर संकेत है कि वसीयत एक अलग चीज़ है, संविधान अलग चीज़ है। तो वसीयत को आधार बनाकर पार्टी नहीं चलाई जा सकती, संविधान के अनुसार पार्टी चलाई जा सकती है। ये कहीं ना कहीं कहने की कोशिश की है इन्होंने। और जिस तरह से संकेत सुनील मिल रहे हैं कि जो ये एकनाथ शिंदे के पक्ष में जाएगा ये फैसला, क्या असर सरकार को, क्या कोई असर पड़ता है, क्या स्थिति बनेगी? देखिए, अगर पक्ष में जाता है फैसला तो सरकार पर तो कुछ असर वैसे भी नहीं पड़ता, अगर विपक्ष में जाता तो भी, क्योंकि सरकार के पास जो पर्याप्त संख्या है वो पर्याप्त संख्या बनी हुई है, क्योंकि अजीत पवार गुट जो है इस समय बीजेपी के साथ है। तो अगर इनके लोग जाते भी हैं तो सरकार गिरनी नहीं थी, ये तो पहले से तय था। लेकिन फैसला चूंकि पक्ष में आएगा तो शिंदे गुट का और सरकार का, खास करके महायुति का जो है कि मनोबल और बढ़ेगा और जोर से उसे वो काम करेंगे। जो भी असर होगा वो असर होगा खास करके यूबीटी यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे ग्रुप पर, कि अब वो क्या करेंगे, किस तरह से लड़ाई आगे ले जाएंगे। हालांकि उनके पास जो विकल्प है, वापस सुप्रीम कोर्ट में जाने का विकल्प है, और कल से ही उसकी एक तरह से शुरुआत कर दी, क्योंकि उन्हें भी अंदेशा था, उन्हें भी कहीं ना कहीं लग रहा है, उनका आरोप भी है कि जो फैसला है वो निष्पक्ष नहीं है, वो एक तरह से कहीं ना कहीं भेदभावपूर्ण है, पक्षपातपूर्ण है, ये कहीं ना कहीं लग रहा है। और दोनों जब कुछ दिन पहले जाकर, 2 दिन पहले जाकर जब विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री को मिलते हैं, एक जज हैं, एक आरोपी हैं, दोनों कैसे मिल सकते हैं, तो इसको उन्होंने आधार बनाया था। तो एकमात्र वही विकल्प है उनके पास कि अब अगर फैसला उनके खिलाफ जाता है तो स्वाभाविक तौर पर वो फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बिल्कुल सुनील, आपके पास आएंगे। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, क्योंकि राहुल नावरेकर अपना जो फैसला है वो भी सुना ही रहे हैं। करीब आधा घंटा हो गया है जो अपना मूल फैसला है वो पढ़ रहे हैं इस समय। I will also read the final conclusion. Following are the final conclusions. तो फैसला आ गया है। स्पीकर राहुल नावरेकर ने कहा है कि एकनाथ शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। ये बड़ा फैसला है, महाराष्ट्र की राजनीति को एक नई दिशा देगा। ये उनका ये कहना है, एकनाथ शिंदे का जो गुट है वही असली शिवसेना है। उनको सपोर्ट है 37 विधायकों का 55 विधायकों में से। ये राहुल नावरेकर स्पीकर जो हैं उनका ये कहना है। उन्होंने ये कहा है कि सुनील प्रभु सीज टू बी विप नहीं रहे पार्टी के, और चुनाव आयोग की नज़र में जो गुट था वही गुट असली शिवसेना है। ये बार बार बात राहुल नावरेकर ने दोहराई है। उनका यही कहना रहा है कि शिवसेना का जो उनका 1999 का संविधान था शिवसेना का, उसको उन्होंने मान्य रखा है। जो 2019 का शिवसेना का संशोधित जो संविधान था उसको उन्होंने अमान्य किया है। तो इससे उद्धव गुट कोई बड़ी ठेस पहुंची है। आपको याद होगा ये पूरा मामला पिछले साल से लंबित चला रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पीकर से कहा था कि आप फैसला लीजिए, तो आखिरकार अब जाकर स्पीकर ने फैसला ले लिया है, सुना दिया, और माना ही जा रहा था। अगर ये 16 विधायकों की सदस्यता की मान्यता की बात थी, इस पर ये फैसला लिया जाना था। कौन सा गुट असली शिवसेना गुट होगा? आपको याद होगा पिछले साल 2 गुटों में फाड़ हो गई थी। शिवसेना की उद्धव ठाकरे गुट एक रह गया था और एकनाथ शिंदे के साथ एक पूरा गुट चला गया था। उस पर ये पूरा फैसला आया है। ये सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चुनौती दी गई थी, और अब ये साफ हो गया है किस तरह से जो असली एकनाथ शिंदे का गुट ही असली शिवसेना गुट है, ये माना गया है। बाला साहेब की जो वसीयत है उसको इसमें नहीं ला सकते हैं। सुनील सिंह हमारे साथ मौजूद है। सुनील, तो आखिरकार मोहर लग गई है, उन्होंने अनाउंस कर दिया राहुल नावरेकर ने कि किस तरह से जो एकनाथ शिंदे गुट है वही असली शिवसेना होगा।
बिल्कुल निधि, दरअसल एकनाथ शिंदे ही असली शिवसेना है और उसे ही धनुष बाण दिया था चुनाव आयोग ने। और इस पूरे फैसले का आधार ही लगभग कहीं न कहीं चुनाव आयोग का वो फैसला ही हमें दिखाई पड़ रहा है। लिहाजा अपनी सब बातों को रखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने ये साफ कर दिया है कि असली शिवसेना कोई है तो एकनाथ शिंदे फ्रैक्शन है। और लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसले था उसमें चीफ विप था, उस पर सवाल उठाया गया था और भरत बगोले को चीफ विप अमान्य कर दिया गया था और सुनील प्रभु जो थे उन्हें मान्य किया गया था। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अपने विधानसभा अध्यक्ष ने अपने फैसले में उसको पलट दिया है और कहा, और जो भरत गोगावले हैं एकनाथ शिंदे गुट के जो है उन्हीं के चीफ विप को मान्यता एक तरह से दी है। और सुनील प्रभु जो थे, जो उद्धव ठाकरे गुट के थे, उनके जो चीफ विप को कहीं ना कहीं सीज कर दिया है। तो ये एक बड़ा फैसला हम दिखाई पड़ रहा है। ये आधार बन सकता है विधायकों की भी, क्योंकि जो मामला है सुनवाई है ये जो पाला बदला जिन विधायकों ने उनकी सदस्यता की है कि वो पात्र हैं या अपात्र हैं, तो ये जो फैसला है ये बड़ा आधार उसके लिए बन सकता है विधानसभा अध्यक्ष का, जिसके लिए इतने दिनों से सुनवाई चल रही थी। बिल्कुल। और सुनील, इसका असर आप क्या देख रहे हैं? झटका तो है ही उद्धव ठाकरे का, लेकिन उनकी जो सियासत है, भावी सियासत है, उस पर क्या असर इस फैसले का होगा? देखिए, सबसे बड़ा तो फैसला खिलाफ गया है। जो विधायक हैं, अगर अभी अब उनका विधायकी चली जाती है तो ये एक बड़ा झटका होगा। जो उनके पक्ष के लोग हैं, अगर शिंदे गुट के लोगों की मान्यता दी जाती है तो स्वाभाविक तौर पर इनकी विधायकी जा सकती है, तो उस पर एक बड़ा झटका उनको लग सकता है। जनता में जाएंगे, जनता से सहानुभूति की जरूर थोड़ी सी उम्मीद होगी, लेकिन उन्हें अब और संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि मान्यता एक तरह से पार्टी हाथ से चली गई। चुनाव चिन्ह पहले ही जला चुका था, उसके बावजूद संघर्ष करके वो खड़े हो रहे हैं, पार्टी को खड़ा कर रहे हैं दोनों, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे। आज भी हमने देखा कि पालघर से कुछ नेता आए थे जो कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी में उन्होंने प्रवेश किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब मेरे पास सरकार नहीं है और सब कुछ चला गया, उसके बावजूद आप लोग आ रहे हैं तो यही ताकत हमें आगे लेके जाएगी। लेकिन अब ये जो है और भी एक तरह से मनोबल गिराने वाला फैसला गिर सकता है पार्टी के लोगों का, पार्टी के कैडर का, उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। और जो लोग अभी इंतजार कर रहे थे कि हमें किस तरफ जाना है, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव आएगा, तो स्वाभाविक तौर पर जिस सत्ता होती है, जो राजनीति में जो लोग होते हैं वो सत्ता के साथ रहना चाहते हैं, तो उसमें जाना चाहेंगे। तो जो है शायद जो अभी आ रहे हैं शायद इनकमिंग जी, रौनक कुकड़े के पास जाते हैं। रौनक, तो एक बड़ा झटका है उद्धव गुट के लिए ये। जी देखिए, निश्चित तौर पर बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल जिस वक्त चुनाव आयोग में भी संविधान को लेकर, शिवसेना के संविधान को लेकर चर्चा हुई थी, तब भी इसी तरह के पॉइंट जो है वो सामने निकल कर आए थे और कहीं ना कहीं उसी बात को फिर एक बार आधार बनाते हुए विधानसभा अध्यक्ष का ये एकनाथ शिंदे के पक्ष में फैसला जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुख्य तौर पर जो कुछ देर पहले ही विधानसभा अध्यक्ष ने अपने फैसले में जो बात कही और उन्होंने ये माना कि जो शिवसेना का संविधान 1999 में इलेक्शन कमीशन के पास सबमिट किया था, उसी को आधार बनाते हुए ये फैसला जो है मुझे देना पड़ रहा है। क्योंकि 2018 में जिसका जिक्र उद्धव ठाकरे फैक्शन की तरफ से किया गया था कि उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और उसमें उद्धव ठाकरे को पक्ष प्रमुख जो है वो बनाया गया था, एक नया पद क्रिएट किया गया था। लेकिन इलेक्शन कमीशन में ऐसे कोई भी दस्तावेज जो है वो सबमिट नहीं है। इन सुनवाई के दौरान भी दोनों तरफ, यानी शिंदे फैक्शन हो या फिर उद्धव ठाकरे फैक्शन हो, दोनों के वकीलों को इस बात की जानकारी पूछी गई थी और वो ये दस्तावेज जो है मेरे सामने भी सबमिट नहीं कर पाए थे। हालांकि अध्यक्ष ने ये जरूर कहा कि 21 जून 2022 को जब उनके कार्यालय में पहली बार जब शिवसेना में बगावत हुई, उस बात की जानकारी जो है वो सामने निकल कर आई, वही जो है वो दस्तावेज हमारे पास अवेलेबल है और हमने इलेक्शन कमीशन से जो जानकारी जुटाई है उसके आधार पर अब ये फैसला जो है वो एकनाथ शिंदे के पक्ष में यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें साफ तौर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि इन दस्तावेजों को अगर ध्यान में रखे तो जो पार्टी के अध्यक्ष होते हैं उन्हें किसी लीडर को हटाने का कोई अधिकार नहीं है। जो शिवसेना का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र है कि अगर किसी को पार्टी से हटाना है, अगर लीडर को पार्टी से हटाना है तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अनुमति जरूरी होती है। और वैसा उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को हटाने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। लिहाजा ऐसा कह देना कि एकनाथ शिंदे को पार्टी से हटा दिया गया था, ये गैर संवैधानिक होगा। लिहाजा फिलहाल जो
इलेक्शन कमीशन के पास दस्तावेज मौजूद है, उसको देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला दिया है कि असली शिवसेना जो है वो एकनाथ शिंदे को ही माना जाए। और इतना ही नहीं तो जो चीफ विप को लेकर लगातार सवालिया निशान खड़ा हो रहा था कि सुनील प्रभु चीफ विप होंगे या भरत गोगोले, उसको लेकर भी एक बड़ी क्लियरिटी विधानसभा अध्यक्ष ने दे दी है कि भरत गोगोले को जिस तरह से अपॉइंट किया गया उन्हीं को ही संवैधानिक तौर पर चीफ विप माना जाए। जी बिल्कुल रौनक, इस जानकारी के लिए धन्यवाद। तो एक फैसला था जिसका लंबे समय से इंतज़ार हो रहा था, वो आ गया है और एकनाथ शिंदे गुट को ही असली शिवसेना का गुट बताया गया है महाराष्ट्र में स्पीकर द्वारा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। तो देश की बात में एक बार फिर से दोहरा देते हैं। महाराष्ट्र से जो बड़ी खबर आई है, शिंदे कैंप के खिलाफ अयोग नहीं है, स्पीकर उनका ये कहना है। विधानसभा में शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। राहुल नावरेकर स्पीकर ने ये कहा। शिंदे गुट के पास 55 में से 37 विधायकों का समर्थन है। शिंदे को विधानसभा में शिवसेना का नेता चुनना वैध था। भरत गोगवाले वैध तरीके से चीफ विप चुने गए थे। तो ये तमाम बड़े मुद्दे हैं और राहुल नावरेकर ने जो एक लंबा सा अपना पूरा फैसला पढ़ा स्पीकर का, उन्होंने कहा कि जो 1999 का जो शिवसेना का संविधान था वही मान्य है। जो संशोधित विधानसभा जो एक संविधान था 1918 का, वो मान्य नहीं होगा और चुनाव आयोग की नज़र में जो शिवसेना गुट मान्य है उसी को वो अनदेखा नहीं कर सकते। इसलिए जो एकनाथ शिंदे गुट है वही असली शिवसेना है। हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। पहले सुन लेते हैं राहुल नावरेकर को। From my analysis, observations, conclusions and findings recorded in paragraph 82 to 144 here and above, I hold that Shinde faction was the real Shiv Sena political party when rival factions emerged on 21st June 2022. और सुनील सिंह हमारे साथ बने हुए। सुनील, आपने तमाम पहलू बताए इस पूरे मामले में, लेकिन अब इस फैसले के बाद क्या माना जाए, विराम लग गया है? जो ये इतने महीनों से उलझन चली आ रही थी, क्या इस पे माना जाए विराम लगा? निधि, देखिए, विराम तो हम लगा या नहीं कह सकते हैं, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर ये जो फैसला है ये उद्धव ठाकरे गुट को मान्य नहीं होगा। तो उद्धव ठाकरे गुट इसके खिलाफ चुनौती देगा, सुप्रीम कोर्ट में फिर से जाएगा, क्योंकि एक दिन पहले ही वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे, क्योंकि उन्होंने एक शक पैदा किया था, आरोप लगाया था कि जो इस पूरे मामले में जो जज है विधानसभा अध्यक्ष और जो आरोपी हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दोनों एक साथ मिले थे फैसले के पहले। तो जज और आरोपी का मिलना ये अपने आप में बताता है कि फैसला जो है पक्षपातपूर्ण होगा, न्यायपूर्ण नहीं होगा। तो स्वाभाविक तौर पर इसे वो गलत करार देंगे। ये भी होगा कि अब थोड़ा सा संघर्ष शायद सड़कों पर हो, खास करके प्रदर्शन वगैरह भी हो सकता है। अभी कुछ क्षणों में कुछ ऐसी भी खबरें आ रही है कि कुछ जगहों पे शायद प्रदर्शन भी किया जा सकता है इस फैसले के खिलाफ। तो इस फैसले के खिलाफ आवाज़ उठाएगी शिवसेना, उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे की गुट। ये होगा, यानी लड़ाई जो है, कानूनी लड़ाई भी अब जो एक तरफ से जहाँ जमीनी लड़ाई शुरू होगी फिर से, वहीं कानूनी लड़ाई भी अब एक तरह से चलती रहेगी। इसलिए इसको हम विराम नहीं कह सकते हैं। ये जरूर है कि जो सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कुर्सी पर जो एक तरह से खतरा था कि क्या वो सदस्यता बनी रहेगी, सदस्यता जाएगी तो फिर सीएम नहीं रह पाएंगे, वो जरूर एक तरह से निश्चिंत हो गए होंगे कि उनकी सदस्यता बरकरार है और वो उनकी कुर्सी भी बची रहेगी। यानी जो महायुति की जो सरकार है वो बनी रहेगी, आबाद रूप से अपना काम करती रहेगी, ये जरूर साफ हो गया है। लेकिन उद्धव ठाकरे गुट की जहाँ तक बात है, उन्हें बहुत और भी संघर्ष करना पड़ेगा। हालांकि उनका साफ तौर पर ये मानना पहले से रहा है और अभी माना जा रहा है कि ये सरकार जो है एक तरह से अवैध सरकार है और ये जो फैसला है इसे भी वो स्वाभाविक तौर पर अवैध ही कहेंगे और इसको चुनौती देंगे। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे गुट इस मामले को पूरी चुनौती देगा, तो कानूनी तौर पर तो विराम नहीं इसे माना जा सकता। लेकिन महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे की सरकार है, फिलहाल वो एक राहत की सांस ले सकती है। स्पीकर ने जिस तरह से अपना फैसला सुना दिया, क्योंकि इन सबको सुप्रीम कोर्ट में जाना था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अपना फैसला सुनाइए, तो एक कानूनी प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। लेकिन बहरहाल जो फैसले लिए जाने थे सरकार की तरफ से, स्पीकर की तरफ से, वो ले लिए गए हैं। ये एक राहत की बात है एकनाथ शिंदे गुट के लिए। वो अब अपनी जो सरकार की ओर, कामकाज की ओर ध्यान दे पाएंगे। सुनील, इस पे एक और, जिस तरह से आपने उद्धव गुट की बात की, लेकिन एकनाथ शिंदे गुट के लिए एक बड़ी राहत की बात है। रिकॉर्ड नहीं था तो आपने सारे एबी फॉर्म्स को मान्यता किस आधार पे दी?
अगर इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी नहीं थी और लोगों को कुछ लोगों को जो अब गद्दारी के उस पर उतर आए हैं, उन गद्दारों ने इलेक्शन कमीशन पे जाकर क्यों नहीं कंप्लेंट दायर की? तो अब आकर कहना, तो ये कुछ सवाल, कुछ बेसिक सवाल जो होते हैं वो दिमाग में आते हैं। पर मैं फिर भी कहूंगी, ये निर्णय से जनता का जो मूड है, जो जनता देख रही है किस तरीके से नाइंसाफी हुई है, जिस तरीके से एक पार्टी को तोड़ा गया है। आप मान लो ये हो गया है कि आपके घर में चोरी होती है, आप पुलिस स्टेशन जाकर कहते हैं मेरे घर में चोरी हुई है, आप उनको ये बोल देते हैं, पुलिस ये कह देती है कि ये चोरी जो हुई है, जो चोरी का सामान है वो चोरों को बिलोंग करता है, जो ओरिजिनल ओनर है उसको नहीं। आज जो काम हुआ है वही हुआ है इलेक्शन कमीशन के निर्णय से को लेकर, और आज इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि हमारे पास ये कोई रिकॉर्ड नहीं है 2018 के अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन का। संजय राउत भी कह रहे थे कि मैच फिक्सिंग है, क्योंकि पीएम का आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर वहां पर दौरा भी है। आप भी इसे फिक्सिंग, आप लगातार ये क्लेम भी कर रहे हैं, आप आरोप भी लगा रहे हैं कि जिस तरीके, क्योंकि अपोजिशन बोल रहा है कि उन्हें कैसे पता कि वहां पर उनकी रैलियां भी होने वाली, उनकी सरकार वहां स्टेबल रहेगी, जो सिंबल का जो कॉन्फ्लिक्ट है। तो आप भी इसे समझ रहे हैं कि प्रॉपर पूरे तरीके से प्रोपेगेंडा और प्रॉपर फिक्सिंग यहाँ पर हुई है। मैं ये समझ रही हूँ कि संविधान को दरकिनार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, जिसने इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था और शेड्यूल 10 को सबसे ऊपर माना था, उस शेड्यूल 10 को दरकिनार किया गया है। तो आज स्पीकर को कह देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को जाकर कि शेड्यूल 10 को खत्म ही कर दें, रेस्ट इन पीस कर दें, शेड्यूल 10 की जरूरत ही नहीं है, जहां पे पार्टी लीडरशिप इज सुप्रीम। जिस एबी फॉर्म पे ये सब लड़े हैं, उस एबी फॉर्म के लीडरशिप से अब आप कह रहे हैं कि हमें आप पे की मान्यता नहीं है। तो ये सारे सवाल कुछ उठ खड़े होते हैं। तो हाँ, कहीं ना कहीं लगता है राइट फ्रॉम इतना डिले हुआ डिसीजन में 2 बार स्पीकर, जो एक ट्राइब्यूनल जज की भूमिका निभानी चाहिए थी उनको, क्योंकि एक डिस्प्यूटेड मैटर को रिजॉल्व कर रहे हैं, खुद चीफ मिनिस्टर के घर जाकर उनसे मिलते हैं, वही चीफ मिनिस्टर जिनको खुद डिस्क्वालिफिकेशन लिस्ट में है। तो ये प्रियंका चतुर्वेदी हैं, शिवसेना गुट की, उद्धव ठाकरे गुट की, उनका उन पक्ष का कहना है, क्योंकि आहत है, उनका कहना है कि नाइंसाफी हुई है। सुनील, आप हमारे साथ बने हुए हैं, हम देख सकते हैं किस तरह से आहत हैं, होना भी लाजमी है ये शिवसेना जो उद्धव गुट है उनका, लेकिन अपने आप में क्या इनकी आगे की राह रहेगी वो महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल निधि, जो जैसा मैं बता रहा था कि 2 तरफा लड़ाई एक तरह से लड़नी होगी इन्हें। एक तो ज़मीनी लड़ाई जो लड़ते चले आ रहे हैं, लेकिन उसे और तेज करना होगा, और अभी जो सुनने में आ रहा है कि शायद इस फैसले के खिलाफ कहीं कुछ गुट प्रदर्शन भी पार्टी के लोग कर सकते हैं, उद्धव ठाकरे गुट के लोग। दूसरी लड़ाई कानूनी होगी, जो कि न्यायालय में उन्हें लड़नी है, और उसमें सबसे बड़ी बात देखनी ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया था तो उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए, से गाइडलाइन दी थी, और ये बताया था कि क्या इलेक्शन कमीशन के फैसले को आधार बनाना है सदस्यता के पात्र अपात्र के फैसले पे, या नहीं बनाना था, या इस तरह के कई ऐसी बातें होंगी। तो सर्वोच्च न्यायालय के कसौटी पर क्या विधानसभा अध्यक्ष का फैसला खरा उतरता है, वो एक देखने वाली बात होगी। और इस पर मुझे लगता है इस पर भी अब बहस आगे से जाके शुरू होगी, अगर जब भी ये उद्धव ठाकरे ग्रुप इसमें जाता है सर्वोच्च न्यायालय में इस फैसले को चुनौती देने के लिए, और स्वाभाविक तौर पर जाएगा, क्योंकि साफ तौर पर उनका कहना है कि एक तरह से अन्याय हुआ है। जैसा कि प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि चोर को ही कह दिया गया कि जो सामान तुमने मालिक के घर से चुराया था वो तुम्हारा है, मालिक का नहीं है। इस तरह का जो इंटरप्रिटेशन है उनका, तो स्वाभाविक तौर पर ये जो है कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। मैं मातोश्री में हूँ, बांद्रा में, कलानगर में। उद्धव ठाकरे अभी फिलहाल घर पर ही हैं। आदित्य ठाकरे यहाँ नहीं है, राज्य में दूसरे जिले में गए हैं, वहाँ पर एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। कुछ नेता जो बड़े थे, सांसद संजय राउत भी दोपहर में यहाँ पर आए थे, मिलकर यहाँ से गए हुए हैं। तो अब प्रतिक्रियाएं थोड़ी आनी शुरू होगी। शायद हो सकता है कुछ देर के बाद उद्धव ठाकरे हमें बुलाएं अंदर और बात करें और अपनी बात रखें, और जिस तरह का फैसला आया है, जिस तरह का इस हिस्ट्री बनी हुई है, तो उन्हें अपनी बात रखनी भी चाहिए। तो हो सकता है किस अंदाज में रखते हैं ये हमें देखने लायक होगा। फिलहाल तो हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी बिल्कुल इस फैसले का विरोध करेगी और इसको ज़मीनी लड़ाई के साथ साथ कानूनी लड़ाई के तौर पर भी लड़ेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। रुख बनाए रखें तो देखा किस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में गर्माहट आ गई है, मौसम में किस तरह से लेकिन ठंडक आई है। एक ब्रेक के बाद आपको बर्फ से जुड़ी हुई खबरें बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। बात अब हम बदलते मौसम की, ग्लोबल वार्मिंग की कर रहे हैं। आज एक रिपोर्ट आई है जो बताती है कि 2023
जो साल है वो सबसे गर्म साल रहा है। सबसे गर्म साल 2016 के बाद बताया गया। और पर्यावरण पर कल एक कोपरनिकस की रिपोर्ट जारी की गई, न्यू क्लाइमेट रिपोर्ट। उसके अनुसार तो 1850 से 1900 के मुकाबले 1.5 डिग्री से ज़्यादा तक का तापमान में बढ़ोतरी हुई है। और इसमें यहाँ तक कहा गया है कि 1 लाख साल में सबसे गर्म साल रहा है 2023। ये तस्वीरें आप जानते होंगे। कल ही जिस तरह से हमने एक खबर दिखाई थी कि जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे किस तरह से कम बर्फ़ पड़ी है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं 2023 और 2024 की, कि किस तरह से बर्फ़ लगातार कम पड़ी है। और अगर 2023 सबसे गर्म साल रहा है तो आगे के लिए किस तरह की स्थिति बनती है। तो आज एक और ये जानकारी आई कि जो हमारे हिमालयन ग्लेशियर हैं वो सिकुड़ रहे हैं। कम बर्फबारी पड़ने से ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं और जिसका असर पीने के पानी पर पड़ सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार छोटे और बड़े 9500 ग्लेशियर्स पर असर पड़ सकता है। और ये गंभीर विषय है जिसको अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्लेशियर जब पिघलते हैं नदियों का स्रोत बनते हैं जिनसे जनजीवन चलता है। ऐसे में इनका सिकुड़ना ग्लोबल वार्मिंग की ओर संकेत देता है, कि इमरजेंसी स्थिति पे देता है। हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं डॉक्टर अनिल कुलकर्णी, जो क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। आपसे यही, जो ये ग्लेशियर सिकुड़ने की बात अब आ रही है और 2023 को सबसे गर्म साल बताया गया है, कैसे देख रहे हैं आप इन खबरों को? ये बात तो सच है कि कई सालों से 1960-70 के ऑनवर्ड जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और पृथ्वी में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो भी बढ़ रही है। और करीब करीब 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। लेकिन इसमें और भी एक चीज समझने की जरूरत है कि जो पृथ्वी का मीन टेम्परेचर होता है उससे कई ज्यादा मात्रा में हिमालय में जो है तापमान बढ़ता है। यदि पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है तो आप समझ लीजिए कि हिमालय के अंदर 1.75 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान बढ़ गया। और उसका जो है परिणाम हिमालय के ग्लेशियर्स और सीजनल स्नो के ऊपर बड़ी बड़ी मात्रा में ऑलरेडी हो चुका है। उसमें दो तरह से मैं आपको उसको समझाऊंगा। एक तो सीजनल स्नो जो होता है, जो हर साल स्नो गिरता है, उसकी मात्रा में काफी कमी हो गई है लास्ट 20-25 साल के अंदर। और सीजनल स्नो की जगह अब रेनफॉल बड़ी मात्रा में होने लगा है। उसका असर ये हो गया है कि जो हिमालय के अंदर जो माउंटेन स्प्रिंग्स है वो बहुत जल्दी ड्राई होने लगे हैं और उसकी वजह से काफी मात्रा में जो है इकोलॉजिकल सिस्टम माउंटेन्स का बदल रहा है। दूसरी चीज ये हो रही है कि जो वहाँ की सॉइल है उसमें सीजनल स्नो बहुत जल्दी जाने की वजह से उसमें जो वाटर कंटेंट है वो काफी मात्रा में कम होने लगा है और उसकी वजह से फॉरेस्ट फायर सीजन बहुत जल्दी आता है। तो लास्ट ईयर जब मैं हिमालय में गया था तो मैं फरवरी मार्च में गया था, मार्च के पहले हफ्ते में गया था, तो वहाँ काफी मात्रा में फॉरेस्ट फायर हो रहे थे। वो मैंने 40 साल के हिमालय के अंदर अध्ययन के अंदर कभी नहीं देखा था। तो इसका मतलब ये है कि ये दो चीजें बड़ी मात्रा में माउंटेन में बदल रही है। फॉरेस्ट फायर सीजन लंबा हो रहा है और माउंटेन स्प्रिंग बहुत जल्दी ड्राई हो रहे हैं। इसका इफेक्ट और ग्लेशियर्स के ऊपर भी हो रहा है, क्योंकि ग्लेशियर्स हायर अल्टीट्यूड में होते हैं, वो 4-4,500 मीटर्स के ऊपर होते हैं और उसी के ऊपर भी काफी मात्रा में उसका इफेक्ट होने लगा है। तो उसमें क्या है कि उसका रेट ऑफ रिट्रीट सब्सटैंशियली हायर हो गया है। जो छोटे छोटे ग्लेशियर्स जो होते हैं जिसके आसपास बहुत सारे विलेजेस होते हैं वो काफी मात्रा में सिकुड़ रहे हैं और काफी जगह तो खत्म भी हो चुके हैं। और उसकी वजह से जो पानी की कमी है हाई एल्टीट्यूड विलेजेस के अंदर अब देखने लगी। एक और बड़ी चीज जो बदलाव हो रहा है हिमालय के अंदर, जब ग्लेशियर्स पीछे जाते हैं तो वो कई सारे डिप्रेशंस
जो होते हैं जमीन के अंदर बनाते हैं और उसके ऊपर झील बनती है। जैसे आपने देखा कि 2 महीने पहले जिस तरह का सिक्किम के अंदर फ्लड आया था, ऐसे हजारों झील हिमालय के अंदर अब बन सकती है, क्योंकि वहां ग्लेशियर्स सिकुड़ रहे हैं। और हमारा अध्ययन नहीं बता रहा है कि कभी कई हजार सच ग्लेशियर्स जो है हिमालय के अंदर बन सकते हैं आने वाले 30-40 साल के अंदर। और उसकी वजह से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे जो लोग हैं, उसके ऊपर काफी मात्रा में फर्क, उसका इफेक्ट हो सकता है। तो इसके ऊपर जो है ग्लोबल जो है एक बहुत कंसेंसस होना जरूरी है। और किसी भी तरह हमें एक ग्लेशियल जो टेम्परेचर राइज है उसको कंट्रोल में लाना है, तो कुछ हद तक ग्लेशियर्स जो है स्टेबलाइज हो जाएंगे भविष्य के अंदर, जी ऐसा मेरा एक जी। अध्ययन बताता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जुड़ने के लिए और हमें समझाने के लिए कि किस तरह से हमारे ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं तो उससे क्या असर पड़ रहा है। उम्मीद करते हैं इस ओर हम ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।